नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 3। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुलेरिया हाउस में आज का दिन काफी चहल पहल के साथ शुरू हुआ था। इधर अनिका और रोहित भी आकाश और श्रेया से मिलने के लिए गुलेरिया हाउस में आ चुके थे। पिछले एपिसोड में हमने जैसे सुना कि अनिका श्रेया से मिलने के लिए चली जाती है और इधर रोहित आकाश से मिलने लग जाता है। अनिका श्रेया के पास जाकर पहले से श्रेया से उसका हाल चाल पूछती है और फिर अपने भतीजे का। अब अनिका श्रेया से अपने भतीजे को लेकर उसके साथ थोड़ी सी देर के लिए खेलती है। जैसे ही अनिका आकाश के बच्चे को अपनी गोदी में लेती है तो उसको अपना भी वही दिन याद आ जाता है जब उसने पहली बार रिया को अपनी गोद में लिया था। अनिका का एक एक अरमान उसकी आंखों के सामने शीशे की तरह आ जाता है। उसे वैसा ही फील होता है जैसे श्रेया की जगह अनिका ही नई माँ बनी हो। आखिर ऐसा एहसास हो भी क्यों ना, क्योंकि आज अनिका एक और बच्चे की बुआ बन गई थी। जब पिंकी पैदा हुई थी तो अनिका उसके पास नहीं थी। अनिका को पता भी नहीं था, लेकिन आज अनिका साक्षात सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और अपने हाथों से एक बुआ होने का एहसास महसूस कर रही थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें श्रेया से कर लेने के बाद अब अनिका श्रेया को कहती है कि मैं अभी आकाश से मिलकर आती हूँ, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। अनिका भी अब आकाश से मिलने के लिए चली गई थी, क्योंकि आकाश भी जब से श्रेया और उसके बच्चे का स्वागत हो रहा था तो आकाश को कुछ टाइम के लिए नीचे लाया गया था। दमयंती देवी के किले में रहने के बाद से आकाश की तबीयत थोड़ी खराब हो चुकी थी, उसमें बहुत सारी कमजोरी भी आ चुकी थी। इसकी वजह से आकाश को अब कुछ टाइम के लिए उसके कमरे में भेज दिया गया था। आकाश के कमरे में रोहित पहले से ही मौजूद था। अब अनिका भी आकाश के कमरे में मिलने के लिए चली जाती है। अनिका जैसे ही दरवाजे तक पहुंचती है, वह जैसे ही दरवाजा खटखटाती है तभी अंदर से आकाश आवाज लगाता है, अनिका आ जाओ, मैं जानता हूँ अनिका तुम ही हो। आकाश की आवाज को सुनकर अनिका अंदर चली जाती है। तब अनिका को देखकर आकाश की आंखों के कोने से पानी निकलने लग जाता है। अब ये पानी आकाश की आंखों से खुशी का पानी था, क्योंकि दमयंती के किले में आकाश अपनी पूरी उम्मीदें खो चुका था। उसे उम्मीद थी तो बस केवल इस बात की कि उसकी बहन अनिका उसको ढूंढ निकालेगी और उसकी बहन उसको सुरक्षित वापस से गुलेरिया हाउस में लेकर जाएगी, और उसका विश्वास अब जीत गया था। अब अनिका आकाश के पास जाकर पूछती है, आकाश क्या तुम ठीक हो? अनिका की बात सुनकर आकाश भी जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ अनिका, क्या तुम ठीक हो? आकाश अनिका कहती है, हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हें और बच्चे को देखकर तो मैं और भी ज़्यादा ठीक हो चुकी हूँ। इधर उधर की बातें करने के बाद अब अनिका वापस से मुद्दे पर आती है। वो आकाश से पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? दमयंती देवी ने तुम्हें किडनैप कैसे किया था? आखिर उसका मकसद क्या था? तुम्हें किडनैप करके वो आखिर चाहती क्या थी? हालांकि अनिका इन सब सवालों के जवाब कुछ हद तक जानती थी, लेकिन अब वो आकाश के मुंह से ये सारी बातें सुनना चाहती थी। अनिका की बात को सुनकर आकाश कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर वो अनिका को जवाब देता है, विक्की की वजह से दमयंती ने मेरे साथ ऐसा किया है। विक्की दमयंती देवी के साथ मिला हुआ था, जबकि विक्की मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त और साथ के साथ मेरा वकील भी था। विक्की के भरोसे पर विक्की ने हर एक जानकारी मेरे बारे में दमयंती देवी को दे रखी थी, जिसकी वजह से दमयंती ने अपने ही एक मोहरे को इस्तेमाल किया और उसको सारी की सारी खूबियाँ, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, मेरा चाल ढाल, मेरा पहनावा, मेरा हर काम, मेरा हर तौर तरीका, सब कुछ विक्की से पूछकर उस आदमी को मेरे आकार में ट्रांसफर तैयार करवाया। जब तक नकली आकाश दमयंती देवी के किले में अच्छी तरह से मेरे तौर तरीकों को नहीं सीख गया, तब तक विकी हर एक मेरे बारे में खबर दमयंती देवी तक पहुंचाता रहता था, और इस बात की मुझे भनक भी नहीं थी। फिर एक रात जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो मुझे नहीं पता मेरे सामने कुछ घूंघटपोश स्त्रियां मेरी गाड़ी के सामने आ गई। मैंने जैसे ही गाड़ी को ब्रेक लगाए तो उन्होंने कुछ हवा में ऐसा क्लोरोफॉर्म डाला कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मेरी आंखें खुली तो मैं दमयंती के किले में कैद था। अब अनिका सब कुछ समझ जाती है। वो सोचती है कि उसका अनुमान बिल्कुल सही था,
क्योंकि असली आकाश को किडनैप करने के बाद दमयंती देवी ने अब नकली आकाश को विकी के जरिए गुलेरिया हाउस में भेज दिया था। और जब दमयंती देवी को लगा कि उसका काम पूरा हो गया है, वो असली आकाश को किडनैप करने के बाद अब अनिका को कैसे भी करके V16 पावर ड्रग के लिए कन्वेंस कर सकती है। तब उसने नकली आकाश को भी मरवाना चाहा एक्सीडेंट के थ्रू, ताकि अब कोई भी दमयंती देवी तक ना पहुंच पाए। लेकिन ये अनिका की ही चतुराई थी कि अनिका ने नकली आकाश को बचा लिया, और जिसका आज भी इलाज गुलेरिया हाउस में चल रहा है। ये सब सोच लेने के बाद अब अनिका आकाश से कहती है, ठीक है आकाश, तुम थोड़ा सा आराम करो, क्योंकि तुम्हें सख्त आराम की ज़रूरत है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जो भी कमजोरी आई है उससे भी तुम ठीक हो ही जाओगे। लेकिन आकाश की तबीयत को देखकर अनिका भी हैरान हो जाती है, क्योंकि आकाश भी रोहित की तरह ही कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से रिकवर कर रहा था। आकाश अब एक बार फिर से अनिका को बैठने के लिए कहता है। अनिका आकाश के पास बैठ जाती है। अब आकाश अनिका का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे एक बार फिर से धन्यवाद कहता है। आकाश की बात सुनने के बाद अनिका कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मेरे भाई हो और मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया है, मैंने बस अपने लिए अपने भाई को बचाया है। तुम्हारी ही वजह से आज तक वो दमयंती मेरे हाथों से बच पाई है। अगर तुम उसके पास नहीं होते तो मैं दमयंती को कब का खत्म कर चुकी होती। ये सब कहने के बाद अब अनिका आकाश से विदा लेती है और कहती है, मुझे अभी भी बहुत सारे काम है, तुम थोड़ी देर के लिए अब आराम करो। ये सब कह के अनिका वहाँ से जैसे ही सीढ़ियों से उतर कर नीचे आती है तो नीचे डाइनिंग हॉल में एक चेयर पर करण गुलेरिया बैठे थे। सुबह की चहल पहल से किसी को भी होश नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब शाम होते होते अब सब थक चुके थे, क्योंकि स्वागत की भी सारी तैयारियां हो चुकी थी। अनिका अब करण से आके मिलती है और कहती है, पापा आप कैसे हैं? अनिका को देखने के बाद करण कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी अब तुम अंदाज़ा लगा ही सकती हो कि ऐसे में मैं कैसा हूँ, क्योंकि तुम मेरी खुशियों को सीधे सीधे देख भी सकती हो। धन्यवाद अनिका बेटा। करण की ये बातें सुनने के बाद अनिका कहती है, धन्यवाद किस लिए पापा, ये तो मेरा फर्ज था, आखिर आकाश मेरा भाई है। अनिका की बात सुनने के बाद करण कहता है, मैं तो पूरी तरह से ही उम्मीद छोड़ चुका था कि अब हमारा आकाश कभी भी हमारे पास नहीं आ पाएगा, लेकिन ये तुम्हारे ही कारण से आज हम अपने असली आकाश से मिल पाए हैं। जब तुम नकली आकाश को हमारे सामने लेकर आई थी तो इस बात से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो वाला आकाश हमारे घर में रहे, क्योंकि उससे श्रेया को और पिंकी को भी दूर रख पाना काफ़ी मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी वो सब हो गया और अब हमारा असली आकाश भी हमारे पास आ गया है। अनिका, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? करण की बात को सुनकर अनिका कहती है, हाँ पापा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, पूछिए ना। अब करण कहता है, ठीक है, मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि अब हमें इस नकली आकाश का क्या करना है। करण की बातों को सुन लेने के बाद अनिका कहती है, अभी इसकी रिकवरी में अभी और थोड़ा सा टाइम है, इसे पूरी तरह से रिकवर हो जाने दो, तब तक इसको ऊपर ही शिफ्ट रखना। इसके रिकवर हो जाने के बाद ये सब काम हम भूमिका के हवाले छोड़ देंगे, फिर भूमिका को इसके साथ जो भी करना होगा वो इसका अपने आप कर लेगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। अब आप केवल अपने पर ध्यान दीजिए, आकाश के ऊपर अब आप ध्यान दीजिए। और अब तो आपके पास खेलने के लिए एक छोटा सा मेहमान और भी आ गया है, तो अब आप इन सब चिंताओं को छोड़ दीजिए और उम्मीद करिए कि आकाश भी जल्दी से रिकवर कर पाए और वो पहले की तरह अपना बिजनेस संभाल ले, पहले की तरह ही आप सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। ये सब बातें कर लेने के बाद अब अनिका करण से फिर से पूछती है, पापा क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? अनिका की बात सुनकर अब करण भी कहता है, हाँ बेटा पूछो, इसमें संदेह वाली क्या बात है? अगर मुझे पता होगा तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। अब अनिका वो कहती है, ठीक है पापा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या राजीव अंकल की भी कोई संतान थी? क्या राजीव अंकल की भी शादी हुई थी या उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी? अनिका के मुंह से ऐसी बातें सुन लेने के बाद करण समझ जाते हैं कि अब अनिका घूम फिर कर वही लच्छो की बात पूछने वाली है जो उसने पहले करण से पूछी थी कि क्या उनका किसी के साथ कोई संबंध था। अब अनिका की बात को करण समझ जाते हैं। अब वो कहते हैं,
हाँ बेटा, कॉलेज के दिनों में जब मैं और तुम्हारी माँ दोनों आपस में मिलते थे तब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंकल राजीव भी स्वाति को पसंद करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं और स्वाति आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं तब वो दूर हो गए। लेकिन उसी बीच उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि किसी ने हमारी रियूनियन पार्टी में उनकी ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स डाल दी थी। उसके बाद अब क्या हुआ था उन्हें कुछ भी नहीं पता था। जब उन्हें होश आया था तो वो एक कमरे में थे। अब उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये हमें नहीं पता। अब अनिका को सीधे सीधे संदेह हो जाता है कि ये काम सिर्फ और किसी ने नहीं, दमयंती देवी ने ही किया होगा। क्योंकि जब अनिका सौम्या से सारे राज उगलवा रही थी तब सौम्या ने साफ साफ बताया था कि दमयंती, सौम्या और अनिका की माँ ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। अनिका की माँ इतनी ब्रिलियंट थी कि दमयंती और सौम्या दोनों को ही उससे जेलसी होती थी। हो सकता है कि इसी जेलसी के चलते दमयंती ने ये सब काम किया हो। अनिका का सिर्फ ये पूर्वानुमान था, लेकिन अब सच क्या था ये तो सिर्फ अब दमयंती ही बता सकती थी। कहीं ना कहीं अनिका को अपने कुछ सवालों के जवाब मिल गए थे, लेकिन कुछ को सुलझाना उसने जरूरी भी नहीं समझा। क्योंकि अब अनिका जानती थी कि लच्छू अब जिंदा नहीं है। अब चाहे वो किसी की भी बेटी क्यों ना हो, उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सब बातें कर लेने के बाद अब अनिका करण गुलेरिया को बोलती है, पापा अब मैं चलती हूँ। करण खड़े होते हैं और अनिका को एक हक करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बेटा सदा सुखी रहो। इधर जब अनिका और रोहित गुलेरिया हाउस में आए थे तो वो बच्चों के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट चॉकलेट्स लेकर आए थे। अब अनिका प्रीति से भी मिलती है। वो देखती है कि आज प्रीति ओमकार के साथ यहाँ पर आकर बहुत ही खुश थी। उसने देखा कि आज पिंकी का भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे आज अपना एक नन्हा सा भाई जो मिल गया था। अनिका ने आकाश के जाने के बाद पिंकी को काफी ही खामोश देखा था, क्योंकि अब रिया, अलेक्जेंडर, आर्यन ये सब भी ज़्यादा पिंकी से नहीं मिल पाते थे। और यश का स्वभाव वो तो हम सभी ही जानते हैं कि यश कितना एक शैतान सा, चंचल सा बच्चा है। इसलिए पिंकी की कभी यश के साथ ज़्यादा बनती भी नहीं थी। लेकिन आज पिंकी अपने पापा और अपने भाई दोनों को पाकर बहुत ही खुश थी। आज हर जगह वो चहक महक रही थी, हर जगह किलकारियाँ लगा रही थी। अब अनिका जाकर पिंकी को अपने पास बुलाती है और उसको एक हक करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इस ऐसे मौके पर अनिका भी अपने तीनों बच्चों को बहुत ही मिस कर रही थी। कहीं ना कहीं अनिका को भी आज रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन की याद आ रही थी। अब अनिका मन में सोचती है कि काश अगर आज मेरे तीनों बच्चे यहाँ पर होते तो वो भी इस नन्हे से मेहमान को देखकर कितना खुश हो जाते। लेकिन ये एक वक्त की नज़ाकत थी कि उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए अनिका और रोहित को ये फैसला लेना पड़ा कि बच्चे अब उनसे दूर ही रहेंगे, बच्चों की परवरिश अब उनके बिना ही होगी। ऐसे में अब वो पिंकी को और यश को अपने से गले लगाकर अब उनकी कमी को दूर करना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक माँ होने के नाते दिल के किसी कोने में उन्हें उनकी कमी का एहसास हो ही जाता है। दूसरी तरफ दमयंती देवी के किले में दमयंती के साथ जो भी हुआ इसी वजह से दमयंती एक गहरे सदमे में थी। उसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद किया हुआ था, क्योंकि उसके साथ क्या हुआ अचानक से वो ये एकदम से नहीं समझ पा रही थी। निपुण मीना का जाने का दमयंती को कोई भी दुख नहीं था, लेकिन लच्छो जो कि उसका एक दाहिना हाथ थी और रुद्रमा देवी जो उसका एक बाहिना हाथ थी, आज उसने अपने दोनों सहारों को अब खो चुकी थी। दमयंती आज अपने उसी अंधेरे कमरे में एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। आज उसके दिमाग में ना तो कोई हलचल हो रही थी, ना ही वो कोई सूझबूझ कर पा रही थी। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद किया था। उसके सेवादार सिपाही बार बार दमयंती को माँ साहिब कह के पुकारती हैं, लेकिन उन सब बातों का भी दमयंती कोई जवाब नहीं देती। अब इन सब के चलते अब कहीं ना कहीं दमयंती अपने आप को ही कोस रही होती है कि काश उसने ये V16 पाउडर को पाने की इच्छा ना की होती। काश वो दुनिया के सामने पहले की तरह नॉर्मल जीती। काश उसने स्वाति की तरह अपने आप को दुनिया
के सामने मरा हुआ घोषित नहीं किया होता, क्योंकि दमयंती को आज यहाँ किसी और चीज का नहीं लेकिन सबसे ज्यादा लच्छू के जाने का दुख हो रहा था, क्योंकि लच्छू दमयंती की खुद की सगी बेटी थी, खुद की संतान थी, जिसे आज तक वो दुनिया से बचाते हुए आई है। यही वो राज था जिसे उसने दुनिया से छुपाया हुआ था। उसने आज तक दुनिया के सामने सिर्फ योगराज को ही अपना बेटा बोला था, जबकि योगराज को वो किसी से चुरा कर लेके आई थी और उसे अपने बेटे का नाम दिया था, ताकि जिसके जरिए वो अपनी बेटी लच्छू को छुपा सके। अब धीरे धीरे दमयंती देवी को भी अपने पिछले राज सब याद आने लग जाते हैं कि कैसे उसने रीयूनियन पार्टी में राजीव गुलेरिया की ड्रिंक में पिल्स डाल दी थी, क्योंकि उस टाइम स्वाति को हराने के लिए दमयंती देवी किसी भी हद तक गुजर सकती थी। हालांकि आज तक दमयंती देवी ने किसी से शादी नहीं की थी, लेकिन उस एक रात की गलती की वजह से दमयंती कहीं ना कहीं स्वाति को नीचे दिखाना चाहती थी। कहीं ना कहीं वो स्वाति को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। लेकिन लच्छू के पैदा हो जाने के बाद दमयंती देवी ने कभी भी इस बात का जिक्र गुलेरिया हाउस के सामने नहीं किया। इसके बाद जब राजीव गुलेरिया हाउस से गायब हो जाते हैं तो कभी मुड़कर दमयंती ने भी इस बात का जिक्र सामने आकर नहीं किया, क्योंकि दमयंती को तो सिर्फ V16 पावर ड्रग के बारे में लगी हुई थी, क्योंकि वो दुनिया में अमर होना चाहती थी। इसी अमरता के लालच में उसने लच्छू को हमेशा छिपा कर रखा और योगराज को अपना बेटा बना कर रखा। दमयंती इसी तरह अपने पास्ट के बारे में सोचती रहती है, लेकिन आज वो एक बेबस होकर एक कमरे में बंद बैठी हुई थी, क्योंकि आज वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। आज उसने अपना सब कुछ खो दिया था। अपनी माँ के रूप में उसने रुद्रमा देवी को और अपनी सगी औलाद लच्छू उर्फ लक्ष्मी को भी दमयंती देवी ने खो दिया था। मोहब्बत और जंग की इस लड़ाई में आज दमयंती देवी हार चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर अब एक मोहब्बत जीत चुकी थी और इस जंग में एक अमरता के लालच की वजह से आज दमयंती ने अपना सब कुछ खो दिया था। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।